हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की वसंत भाग 1 से बचपन कहानी की व्याख्या। इस क्लास में मैं आपको बचपन कहानी की पूरी व्याख्या, पूरा चैप्टर वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगी। क्लास में बने रहिएगा, आपको पूरी चैप्टर की स्टोरी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका उत्तर खुद से दे पाएंगे। आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी की मदद लेने की जरूरत पड़ेगी। आपको सारे प्रश्नों के उत्तर खुद से समझ में आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम वसंत भाग 1 की कहानी बचपन, जो कि कृष्णा सोबती ने लिखी है। कृष्णा सोबती ने इस पाठ को लिखा है और ये इनके ही बचपन की कहानी है। तो शुरू करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। लेखिका कहती है कि इस पाठ को जब आप पढ़ोगे तो आप मेरे बचपन की तरफ चले जाओगे, क्योंकि मैंने इसमें अपने बचपन की कहानी लिखी है। और इस समय मैं उम्र में इतनी बड़ी हूँ कि मैं आपकी दादी, नानी या बड़ी बुआ या बड़ी मौसी हो सकती हूँ। और मेरे परिवार के सब लोग मुझे जीजी कहकर बुलाते हैं। जीजी यानी दीदी कह करके बुलाते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग पहनना। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो लेखिका ने अपने बचपन की बात यहाँ पर बताई है। लेखिका कहती है कि अब मैं अपने आप को कुछ थोड़ा सा सयाना मानने लगी हूँ। मैं सयाना समझती हूँ। सयाना यानी कि उम्र में बड़ा। सयाना का अर्थ है उम्र में बड़ा। क्यों मानती है सयाना? क्योंकि वो पिछली शताब्दी में, शताब्दी होता है 100 वर्षों को मिला करके उसे शताब्दी कहते हैं। तो लेखिका कहती है कि वो पिछली शताब्दी में पैदा हुई, यानी कि अभी 2025 अगर चल रहा है तो वो 19 में पैदा हुई थी, मतलब 1960, 1970 इस उम्र में वो पैदा हुई होगी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। अब लेखिका जब पिछली शताब्दी में पैदा हुई है तो तब से पहनने के ढंग बदल गए हैं। उस समय छोटे बच्चों को फ्रॉक पहनाया जाता था, निक्कर वॉकर पहनाया जाता था, स्कर्ट्स पहनाई जाती थी। फिर उसके बाद जब वो लेखिका बड़ी हुई है तो उन्होंने स्कर्ट पहनी, फिर गरारे पहने और चूड़ीदार पहना और अब घेरदार कुर्ते पहनते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे वो उम्र के साथ बड़ी होती गई, वो उनका जो पहनावा था वो बदलता चला गया। पहले उन्हें गहरे रंग के यानी कि डार्क कलर्स पसंद आते थे, लेकिन अब उनकी उम्र बड़ी हो गई, इसलिए उनका मन करता है कि सफ़ेद रंग के, हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब भी याद है। लेखिका कहती है कि बचपन के कुछ फ्रॉक मुझे अभी तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। तो ये कुछ फ्रॉक हैं जो लेखिका ने बचपन में पहनी थी। और लेखिका कहती है कि मुझे ये फ्रॉकें अभी तक याद है। एक तो नीली रंग की फ्रॉक थी उनकी, पीली धारी वाली, एक गोल कॉलर वाली, गोल बाजू वाली थी, एक हल्के गुलाबी रंग की बारीक चुनटों वाली फ्रॉक थी। ये फ्रॉकें लेखिका को अभी तक अपनी याद हैं। तो आपको भी याद होंगी जो आपने बचपन में कपड़े पहने थे। कुछ कपड़े याद रहते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, वो कपड़े हमें याद रहते हैं कि हमारे पास ये कपड़ा था। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। उस समय जो लेखिका के ज़माने की लड़कियां थी वो क्या करती थी कि जब भी फ्रॉक पहनती थी उसी रंग का रुमाल रखा करती थी अपनी फ्रॉक के जेब में, और दूसरा बालों पर जिस रंग की ड्रेस पहनी उसी रंग का रिबन लगाया करती थी। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। तो लेखिका को वो भी याद है। एक लेमन कलर का उसके पास फ्रॉक था जिसके नीचे फर लगी हुई थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो ये कुछ कपड़े हैं जो लेखिका को याद हैं। आगे लेखिका कहती है कि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं।
बचपन में हम अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। अब लेखिका ने यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बात बताई है कि बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोए, मोजे यानी जिसे आप कहते हैं सॉक्स, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। हमारे घर में ये बात मना कर दी गई थी कि नौकर आपके मोजे नहीं धोएगा, सॉक्स नहीं धोएगा। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। तो बच्चे ये लोग क्या करते थे, इतवार को सुबह उठ करके अपने मोजे धोते थे, जूते पॉलिश करते थे और उसको अच्छे से चमकाते थे। क्या लगता है बच्चों आपको, कि उनके घर में ये रिवाज क्यों होगा कि अपने मोजे नौकरों से नहीं धुलवाने हैं? मेरे ख्याल से तो एक तो मोजा पैरों में पहने जाने वाली चीज़ है, तो आदर भाव रखते हुए भी शायद उनके घर में नौकरों से वो नहीं धुलवाते होंगे कि मोजे बहुत गंदे हो जाते हैं, बच्चे बहुत गंदे करके लाते हैं और पैरों में पहने जाते हैं, इसलिए खुद उनको धो लें, दूसरे से ना धुलवाएं। दूसरा ये हो सकता है कि मोजे बहुत छोटे होते हैं, एक हाथ में एक मुट्ठी में मोजा आ जाता है। अगर बच्चा उस मोजे को धोना सीख जाता है तो धीरे धीरे करके उसके अंदर ये आदत आ जाएगी कपड़े कैसे धोने हैं, उसे ये पता चल जाएगा। तो आजकल तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सभी बच्चे हॉस्टल में ही जाकर रहते हैं, तो वहाँ कभी ना कभी उन्हें अपने कपड़े खुद से धोने पड़ते हैं। तो अगर बचपन से ही ये आदत सीख ली जाए तो उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। इसी तरह से अपने शूज़ पॉलिश करने की आदत बहुत अच्छी आदत है, सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ती है इससे। बच्चों को ये छोटे छोटे काम बचपन से सीख लेने चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताना। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। सर्वर मतलब इसीलिए मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है कि हमने बचपन से किए हैं तो आदत पड़ी हुई है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। अब तो नई तरह के शूज़ आ गए, अब पॉलिश करने का ज़माना वैसे रहा भी नहीं है, अब तो सीधा वॉशिंग मशीन में डाल के वॉश कर लेते हैं लोग। हमें जब नए जूते मिलते हैं उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हुआ था। आपको पता नहीं, अब तो बहुत कंफर्टेबल शूज़ आ रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा होता था कि जो शूज़ पहनते थे बच्चे, उससे उनके पैर कट जाया करते थे, पीछे एड़ी के पास छाले पड़ जाते थे। तो बच्चे क्या करते थे कि उस छाला ना पड़े तो उतनी जगह पर कॉटन डाल लेते थे जूते के अंदर, ताकि चलते हुए रगड़ ना पड़े। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क है। लेखिका कहती है कि मेरे और तुम्हारे बचपन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक बड़ा मुश्किल काम होता था। एक चम्मच भरकर तेल पीना ये थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगता है। शनिचर यानी कि सैटरडे को, शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी, कि मतलब बच्चों को पता था कि आज पीना पड़ेगा, तो सुबह से ही उनको लगता था कि आज बदबू आ रही है। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान बने रहते हैं, आपने देखा होगा छोटी छोटी कैप मिलती हैं आजकल, तो जो सिरप्स होते हैं उनके उन बॉटल्स के ऊपर कैप लगी होती हैं, एक ट्रांसपेरेंट कैप जिसमें निशान बने होते हैं 5 mg, 6 mg, 10 mg to 15 mg। तो वैसे इनके पास छोटे छोटे शीशे के गिलास थे जिनमें खुराक के निशान बने हुए थे, और उनको ये देख लेते थे तो इनको मितली आने लगती थी। मितली बोले तो उल्टी आने लगती थी इनको। लेखिका कहती है कि मुझे तो आज भी लगता है कि अगर वो ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल जो हमें पिलाया जाता था शनिवार के दिन, अगर वो नहीं भी पिलाया जाता तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। लेखिका आगे कंपैरिजन कर रही है अपने बचपन से आप लोगों के ज़माने का, अब के बच्चों के लिए और मेरे बचपन में क्या क्या अंतर आ चुका है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। जो हमारे बचपन के इंटरेस्ट थे वो भी अब चेंज हो गए हैं, बच्चे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। लेखिका अपने ज़माने में कुछ और इंटरेस्ट लेती थी, तो वो सब वर्णन इस कहानी में आगे लेखिका करने वाली है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। तो लेखिका बता रही है कि उन दिनों हमारे घरों में ना तो रेडियो होता था ना टेलीविज़न। आप लोग रेडियो भी मेरे ख्याल से मुश्किल ही जानते होंगे कि रेडियो क्या होता है, और टेलीविज़न आप लोगों के पास है, आप लोगों को पता है कि टेलीविज़न क्या होते हैं। लेकिन रेडियो भी एक छोटा सेट होता है जिसमें समाचार, गाने, इस तरह की चीज़ें आती थी। ग्रामोफोन रेडियो से बहुत पहले चलता था। तो उन दिनों ग्रामोफोन चलता था, रेडियो और टेलीविज़न आप लोगों के पास अभी भी है। इससे पहले रेडियो चलते थे जो कि अब बंद हो चुके हैं। रेडियो की जगह पर अब आप लोग मोबाइल से ही गाने सुन लेते हैं। और ग्रामोफोन, रेडियो से भी पहले ग्रामोफोन आया करते थे जो बहुत बड़ा एक सेट रहता था, जो
सॉन्ग वगैरह सुनने के काम आता था। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। लेखिका के बचपन में जो कुल्फ़ी बच्चे खाया करते थे, आजकल के बच्चे अब आइसक्रीम खा रहे हैं, ये चेंज हो गया है। कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गए हैं। उस समय कचौड़ी समोसा खाया करते थे, आजकल बच्चे पैटीज़ खा रहे हैं। शहतूत और फालसे और खसखस का शरबत, कोक और पैस। उस समय के बच्चे शहतूत फालसे और खसखस का शरबत पिया करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, कोक, पेप्सी। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। मतलब कोक के नाम से नहीं आती थी, लेमनेड और विम्टो नाम से मिला करती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। तो लेखिका शिमला में और नई दिल्ली में रही हैं, तो बताती हैं कि डेविको रेस्टोरेंट था वहाँ पर, या वेंगर्स था, इन दोनों में पेस्ट्री और चॉकलेट बहुत अच्छी मिलती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। शिमला मॉल जा कर के हम लोग ब्राउन ब्रेड खरीद करके लाते थे। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरिजा मैदान पहुंच जाते थे। छोटी सी चढ़ाई चढ़ करके गिरिजा मैदान पहुंच जाते थे, वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर पहुंच जाते थे। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। तो वहाँ पर जब कन्फेक्शनरी के काउंटर पर जाते थे ब्रेड खरीदने के लिए, तो पेस्ट्री और चॉकलेट की बड़ी अच्छी खुशबू वहाँ पर आया करती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। हफ्ते में एक बार बच्चों, आप लोग मेरे ख्याल से रोज़ ही चॉकलेट खाते होंगे। कितने बच्चे हैं जो रोज़ चॉकलेट खाते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। अपने भाई बहनों में सबसे ज़्यादा स्टॉक लेखिका के पास रहता था चॉकलेट और टॉफ़ी का। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी। चॉकलेट खरीदी और वहीं पे खड़े खड़े खाना, ये लेखिका ने कभी नहीं किया। घर लौट करके साइड बोर्ड पर रख देती थी, जो साइड में एक टेबल रहती है उस पर ये रख देती थी। रात को खाने के बाद मैं आराम से बिस्तर पर लेटकर मज़ा ले लेकर खाती थी। लेकिन ये आदत सही नहीं है बच्चों, क्योंकि हम ब्रश करके हमें सोना चाहिए। रात को ब्रश करके सोने के बाद मीठी चीज़ नहीं खानी चाहिए, दांत में कीड़ा लगता है। लेकिन लेखिका रात को बिस्तर में लेटकर मज़ा लेके खाती थी, शायद उसके बाद ब्रश करती होगी। शिमला के काफल भी बहुत याद हैं। काफल एक ऐसा फल है जो पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ों पर मिलता है। खट्टे और मीठे होते हैं, ये गोल गोल छोटे छोटे बेर के जैसे होते हैं, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। तो इस तरह की काफल यहाँ पर मिला करते थे। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, एक चेस्टनट मिलते थे वहाँ पर, बहुत ही टेस्टी होते थे, मज़ेदार होते थे। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार करके उनको खाया जाता था। चने जोर गरम अनारदाने का चूरन, और चना जोर गरम मिलता था वहाँ पर, अनारदाने का उसके बाद चूरन डाला जाता था। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। चना जोर गरम अभी भी कई कई जगहों पर मिलता है। कई बार गली में आवाज़ लगाते लोग सुने जाते हैं कि चना जोर गरम। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। चना जोर गरम जिस पुड़िया में मिलता था ना, लेखिका बता रही कि वो पुड़िया बड़े स्टाइल से बनाई जाती थी। वो हाथ का बहुत कमाल था उसमें। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। वो पुड़िया आपने देखी होगी, ऊपर से ऐसे कोन के जैसी होती है बिल्कुल, तो उसमें हाथ डाल के आराम से चने निकाल करके खा सकते हैं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, ये एक फिल्म का गाना है चना जोर गरम। उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को ये गाना याद था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला डलवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमते तक ये पुड़िया चलती रहती। एक पुड़िया खरीद ली और गिरजा मैदान में पूरा चक्कर लगा रहे हैं, पूरा घूम रहे हैं और उसी पुड़िया से चने खाते जा रहे हैं। इतना मिल जाता था उस समय। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। एक एक चना निकाल करके मुंह में डालना और एक एक कदम आगे बढ़ाना, इसमें अपना ही आनंद था, अपना ही मज़ा आता था लेखिका को घूमने में। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। शिमला रिज नाम की जगह, शिमला में जो बच्चे रहते हैं उनको पता होगा, घोड़ों की सवारी वहाँ पर की जाती है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यहाँ जाने का मौका ज़रूर मिलता है। लेखिका कह रही है कि लेकिन पता नहीं हमारे साथ क्या था कि हम घोड़ों को बहुत कमतर समझते थे। मतलब हम सोचते क्या घोड़े ही तो हैं, ठीक है, क्या है, कुछ खास नहीं समझते थे घोड़ों को। ननिहाल के घोड़े खूब हिश-पुश और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो वो कहते हैं कि मेरी जो ननिहाल थी वहाँ के घोड़े बहुत ही हिश-पुश, मतलब कि
ताकतवर होते थे बड़े और खूबसूरत भी होते थे। लेकिन मैं अपने ननिहाल के घोड़ों की बात फिर कभी बताऊंगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़। शाम को ये लोग अपना रंग बिरंगे गुब्बारे खरीद लिया करते थे और जहाँ पर ये रहते थे वहाँ सामने ही जाखू का पहाड़ था। ऊंचा चर्च भी था। चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी आवाज़ फैलती थी। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। तो जब चर्च की घंटी बजती थी तो उसकी आवाज़ बहुत दूर तक फैला करती थी। उस आवाज़ को सुन करके सबको ऐसा लगता था कि भगवान यीशु खुद ही यहाँ पर आ गए हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। लेखिका जिस समय जाखू का पहाड़ देख रही है, बाहर निकली हुई है, उस समय सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त यानी सूरज डूबने का टाइम है, शाम का समय हो गया है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं। अब जब सूरज छिपता है तो उस समय का दृश्य का वर्णन लेखिका कर रही है कि गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं और जो काले पहाड़ दूर तक फैले हुए थे उनके वो भी गहराने लगे हैं, वो भी और ज़्यादा काले होने लगे हैं। देखते देखते बत्तियां टिमटाने लगी हैं, लोगों के घरों में लाइट्स जल गई हैं। रिच पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। जो शिमला रिज था वहाँ पर बहुत रौनक लग जाती है, शाम के टाइम सब लोग आते हैं और जो मॉल की दुकानें हैं उनकी लाइट्स भी जल गई तो खूब चमाचम हो रहा है वहाँ पर। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, और पास में ही स्कैंडल पॉइंट है तो वहाँ से बहुत शोर आने लगा क्योंकि शाम का टाइम है और सब लोग बाहर घूमने के लिए निकले हैं तो अच्छा खासा वहाँ पर शोर आ रहा है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। तो लेखिका बता रही है कि उसी स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान थी जिसके शोरूम में एक शिमला टू कालका, शिमला से कालका जाने वाली ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, अब उसमें पटरी भी बनी हुई थी और उस पटरी के ऊपर छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन थी। एक मॉडल था, मतलब वो शो पीस था। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और दूसरी तरफ एक लाल टीन की छत वाला स्टेशन था। सामने सिग्नल देता एक खंबा भी था, सिग्नल दे रहा था और थोड़ी थोड़ी दूर पर सुरंगें बनी हुई थी। मतलब पूरा एक रेलवे स्टेशन का सीन था वो वहाँ पर एक मॉडल में रखा हुआ था। तो लेखिका को वो याद रहेगा क्योंकि बच्चे जो चीज़ देखते हैं और उन्हें बहुत अच्छी लगती है ना, वो लंबे समय तक बच्चों को याद रहती है। तो लेखिका ने उस शॉप में वो मॉडल देखा था जो अभी तक उसको याद है। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। सबसे तेज चलने वाली गाड़ी पिछले ज़माने में यानी कि 90s में जो सबसे तेज चलने वाली गाड़ी थी वो ट्रेन ही हुआ करती थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। उस ज़माने में बच्चे कभी कभी हवाई जहाज़ आसमान पर ही देखा करते थे। अब तो आप लोग एडवांस ज़माने के बच्चे हो, आप तो खुद हवाई जहाज़ में सफ़र कर चुके होंगे। आप में से कई बच्चे एरोप्लेन का सफ़र कर चुके होंगे, बाय एयर यहाँ से वहाँ जा चुके होंगे। किस किस बच्चे ने क्लास 6 में आने तक बाय एयर ट्रैवल कर लिया है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। लेखिका कहती है कि हमारे ज़माने में हवाई जहाज़ से को तो सिर्फ कभी कभी ही हमें देखने को मिलता था। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिल्ली में जब लेखिका रहती थी तो जब भी हवाई जहाज़ की आवाज़ आती थी सारे बच्चे अपने घरों से बाहर आके आसमान में उन्हें देखा करते थे। ये मेरे ज़माने की बात भी है, जब मैं छोटी थी तो हम लोग भी हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनकर के घर से बाहर निकलते थे और आसमान में देखते थे, देखो वो जा रहा है, देखो देखो वो जा रहा है। सब बच्चे देखा करते थे हवाई जहाज़ को। और कभी हवाई जहाज़ नीचे हो तो बहुत बड़ा दिखाई देता था वो, तो बहुत अच्छा लगता था, हम लोग बहुत खुश होते थे। आप लोगों का ज़माना अलग है, अब आप लोग तो बहुत बार हवाई जहाज़ वैसे भी देख चुके होंगे। यह देखो और वह गायब। तो लेखक कहते कि हम देखने के लिए बाहर आते थे और देखते थे कि देखो हवाई जहाज़ जा रहा है और इतनी देर में तो वो गायब भी हो जाता था। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वो जो गाड़ी का मॉडल रखा हुआ था, शिमला कालका ट्रेन का मॉडल जो रखा हुआ था, उसके बगल में एक और दुकान थी, वो लेखिका को कभी भी नहीं भूलती है। वो कौन सी दुकान थी? जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। लेखिका का पहला चश्मा वहाँ बना था। अब देखो लेखिका को चश्मा लग गया, क्यों लग गया? आप लोगों में से भी कई बच्चों को चश्मा लगा होगा, मुझे भी लगा है, लेकिन मुझे तो उम्र के हिसाब से लगा है। आप छोटे बच्चे हैं, कितने बच्चे चश्मा पहनते हैं? आपको क्यों लगा चश्मा? इसमें देखिएगा, अभी लेखिका आगे बताएगी कि मुझे चश्मा क्यों लगा। अगर वही गलती आप लोग भी कर रहे हैं तो आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि फिर चश्मा लगना तो अच्छी बात नहीं है ना बेटा। तो देखते हैं आगे।
तो लेखिका कहती है कि जहाँ से मेरा पहला चश्मा बना था ना, वो वाली दुकान मुझे अच्छे से याद है। शुरू शुरू में चश्मा लगाना मुझे बड़ा अटपटा लगता था, बहुत अजीब लगता था चश्मा लगाना। लेखिका से छोटे या बड़े लोग थे, हमेशा लेखिका को देखते और पूछते कि आंखों में कुछ परेशानी है, इस उम्र में चश्मा, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी फिर ऐनक उतर जाएगी। डॉक्टर हमेशा कहते हैं ना बच्चों को बहलाने के लिए कि भैया थोड़े दिन पहन लो फिर तुम्हारी ऐनक उतर जाएगी। लेकिन बेटा एक बार चश्मा चढ़ गया तो उतरना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना चाहिए, हरी सब्जी खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, उन्होंने पूरी तसल्ली दी थी कि हाँ हट जाएगा, पूरा विश्वास दिलाया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा है, नंबर बस कम ही होता रहा। मतलब कि नंबर कम होता रहा, मतलब कि आंखें और ज़्यादा कमज़ोर होती रही। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। दिन की रोशनी में जब जिस कमरे में बहुत अच्छी रोशनी आती हो बेटा, उस कमरे में बैठ करके पढ़ना चाहिए। बहुत कम रोशनी में कभी नहीं पढ़ना चाहिए, अंधेरे में टीवी कभी नहीं देखना चाहिए, इन कारणों से आंखें खराब होती हैं। और रात को टेबल लैंप जला करके जो बच्चे पढ़ते हैं या काम करते हैं वो भी गलत है, वो नहीं करना चाहिए। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। जब लेखिका चश्मा लगा करके आई, उनके चाचा के बेटे ने क्या कहा उनको छेड़ते हुए, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ये 4 लाइनें याद कर लेना, क्योंकि पीछे ना आपके क्वेश्चन आंसर में भी है ये क्वेश्चन कि वो उनके चाचा का बेटा उन्हें क्या कह के चिढ़ाता था। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खीजी मतलब परेशान हुई, गुस्सा आया मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। तो लेखिका को बुरा लगा कि क्यों मुझे ऐसा कहकर चिढ़ा रहे हैं, लेकिन जो वो शेर बोल रहा था वो शेर मुझे अच्छा लगा। शेर यानी कविता की ये जो 4 पंक्तियां हैं। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। जब इनके चाचा का बेटा इनके घर से चाय पी करके चला गया तो लेखिका अपने कमरे में जाकर के एक आईना यानी शीशे के सामने जाकर के लेखिका खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, पहनी, ऐनक को उतारा, फिर पहना, फिर उतारा, फिर पहना कि मैं कैसी लग रही हूँ। देखती रही। लेखिका खुद को देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ। लेखिका सोचती रही कि वाकई मेरी सूरत जो है वो लंगूर जैसी तो नहीं लग रही है चश्मा पहनकर। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, थोड़ा सा अजीब लगा, अच्छा भी लगा और मजाकिया भी लगा मुझे। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है। तब नया चश्मा लगा था ना, इसलिए लेखिका को बहुत अजीब लगा, तो वो बार बार अपना चश्मा उतार करके पहन करके देख रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ। लेकिन अब इतने साल हो गए हैं चश्मा पहनते हुए तो अब ठीक ही लगता है। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली लग लेता है। जो लोग चश्मा पहने रखते हैं ना, तो फिर अगर चश्मा उतार दिया जाए तो चेहरा भद्दा सा लगता है, अजीब सा लगता है कि कुछ खालीपन है चेहरे में। याद आ गया वह टोपा, तो वही टोपी याद आ गई लेखिका को जो अपने छोटे भाई की टोपी इन्होंने पहनी थी। काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। तो काले फ्रेम का चश्मा था लेखिका को जो फर्स्ट टाइम लगा था, और लंगूर की सूरत जो इनके चाचा का बेटा कहता था। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। अब लेखिका कह रही हैं कि अब मैं शिमला में जब रहती हूँ, बहुत ठंडा होता है शिमला में, तो फिर सिर पर ये टोपी लगाना पसंद करती हैं। मैंने कई रंगों की टोपियाँ जमा भी कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सभ्यते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो लेखिका कह रही है कि टोपी पहनने में मुझे बहुत सुविधा मिलती है। कहाँ हम लोग दुपट्टा सिर पे रख के ऐसे ढकते हैं कानों को, तो उससे ढका भी नहीं जाता है और दुपट्टा गिर भी जाता है, तो बड़ा असुविधा होती है दुपट्टे को सिर पे बांधने से। लेकिन जो कैप है, कैप को एकदम से पहन लो, फिट रहेगा, पूरे कान भी ढके रहेंगे, कहीं से हवा नहीं लगेगा, ठंडा नहीं लगेगा। तो ये बहुत सहज है, मतलब कि बहुत आसान है और आराम से मिल भी जाती हैं टोपियाँ। तो हिमाचली टोपियों को पहनना बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो ये थी कहानी बच्चों, बचपन कहानी की व्याख्या थी ये, जो मैंने आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया हो। और इसकी लेखिका का नाम आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रहा होगा, कृष्णा सोबती हैं इसकी
लेखिका जिन्होंने अपने बचपन की बात बताई है कि आपके बचपन में और उनके बचपन में क्या फ़र्क है और उनका बचपन कहाँ बीता। शिमला में, दिल्ली में बीता। अभी भी लेखिका शिमला में ही रहती हैं और बता रही हैं कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। तो इस तरह से लेखिका ने बहुत सारी बातें अपने बचपन के बारे में बताई हैं और शिमला के बारे में, शिमला की जगहों के बारे में ज़्यादातर वर्णन किया इस पाठ के अंदर। तो ये थी कहानी उनकी बचपन की। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आई होगी अगर आपने क्लास को अच्छे से सुना होगा, समझा होगा। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बने रहिए दुर्गापाल मैम की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल। Thanks for attending Durgapal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.